आजम भगत सिंह जिंदा होते, आज चंद्रशेखर आजाद होते, तो वो कौन सा संदेश अपने देश की जनता के पास लेकर जाते। हम लोग जब उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए भाषणों को, उनके लिखे हुए वक्तव्यों को, उनके लिखे हुए लेखों को पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि वो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। वो बात कर रहे थे कि देश से जब तक गरीबी खत्म नहीं होती है, जब तक अमीर और गरीब का अंतर खत्म नहीं होता है, जब तक जाति के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव खत्म नहीं होता है, धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव खत्म नहीं होता है, तब तक उनकी लड़ाई जारी है। अब अगर अपनी स्थितियों पर हम लोग नजर डालें, हम इधर सूरज पार्क की झुग्गी में रहते हैं, वहीं थोड़ा दूर एक रोहिणी का इलाका है, यहीं से हम लोग जाते हैं जहां पर काम करने के लिए, उनके घरों को सजाने के लिए, उनके घर के आगे बैठकर गार्ड की नौकरी करते हैं, या उन्हीं के बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों के सामने बादली इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर काम करते हैं। हम लोगों के रहने के लिए जो जगह है वो है सूरज पार्क। मुर्गी के दड़बे नुमा घरों में हम लोग रहने को मजबूर हैं, जिसके ऊपर आए दिन खतरा मंडराता रहता है कि आज झुग्गी तोड़ी जानी है, कल झुग्गी तोड़ी जानी है। कभी नोटिस आता है, कभी एमसीडी वाले आते हैं, और कई बार बर्बाद होकर हम लोग यहां पहुंचे हैं। कितनी बार उजड़ चुके हैं कि यहां पहुंचे हैं। तो स्थिति तो साफ है। जो भगत सिंह का सपना था कि ये देश में अमीरी और गरीबी की खाई तो नहीं पटी है, आज एक तरफ अमीरों के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर छोटे उद्योगपति, कारपोरेटर, प्रॉपर्टी डीलर, बड़े दुकानदार, सबके पास जमकर अकूत धन जमा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इन छोटी छोटी झुग्गियों में बमुश्किल अपना पेट भरते जीने के लिए मजबूर हैं। पर इसमें जो भी सरकार आई, जितनी भी सरकार आई, पिछले 72 साल से आजादी के बाद का जो सफरनामा है उसमें यही हालात रही। लेकिन 2014 के बाद से जो सरकार आई और जिसने ये वायदा किया कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे। अब अपनी जरा स्थिति पर फिर से एक बार नजर डालिए। गैस सिलेंडर 450 रुपए का था 2014 में, आज 1150 रुपए का मिल रहा है। डीजल का रेट 55 रुपए से बढ़कर 90 रुपए करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अपना ही पैसा जमा कराने जाते हैं या निकालने के लिए जाते हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है। 4 बार से ज्यादा निकालिए तो उस पर भी सरकार टैक्स लेती है। पेट्रोलियम पे तो जबरदस्त टैक्स लिया, लेकिन जरा अपने ही घर का राशन का हिसाब सब लोग बता दें। आटा, चावल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल कितनी महंगी हुई है? क्या सस्ती हुई है ये? नहीं। महंगाई जितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, हम लोग जो पहले खा पा रहे थे उससे और ज्यादा हमारे पूरे थाली से लगातार हरी सब्जियां तो जाती ही रही हैं। आटा चावल में भी और हम लोग खराब तेल भी, सरसों का तेल भी लगातार महंगा होता चला गया है।
महंगाई की भयंकर मार पड़ी है, भयंकर मार पड़ी है। यहां से बिहार जाते वाली ट्रेन भी महंगी हो गई है, उत्तर प्रदेश की ट्रेन भी महंगी हो गई है। पहले तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म का टिकट से लेकर एक चीज कोई आप देखिए महंगी ना हुई हो। और ये कैसे हुआ है? रेल की रेल बेची जा रही है, पटरियां बेची जा रही हैं, स्टील के कारखाने जो जनता की संपत्ति थे वो बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। किसको? बड़े बड़े कारपोरेट अमीर जादों को, वो भी सस्ते सस्ते दामों पर खूब जमकर बांटा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ इतने बड़े, जितने भी करोड़पति, इतने सारे हिंदुस्तान में से कभी मेहुल चौकसी घपला करके भाग गया, बैंक का पैसा लिया, वही बैंक का पैसा जिसमें आप लोग जाके रोज पैसा जमा कराते हैं ना, जिसको बैंक इसलिए रखता है कि आप जब चाहें जाके निकाल लेंगे पैसा, और उस पर क्या करता है बैंक? उस पर जाकर दे देता है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको पता होता है कितना कितना उधार लिया जा रहा है। सरकार ने जम के इतने लोन दिए, सरकारी बैंकों से लोन दिए, और कभी मेहुल चौकसी भाग गया, कभी मोदी भाग गया, जो नीरव मोदी था वो भाग गया, तो कभी रोटोमैक कंपनी का मालिक भाग गया। और इसका भी बोझ अंत में हमारे ही सर पे पड़ा है। ये भी महंगाई को बढ़ाने वाला बोझ हमारे सर पर आके पड़ा है। नौकरियों की तो बात हम लोग छोड़ ही दें, हमारे लिए तो नौकरी 2014 से पहले भी नहीं थी। हम लोगों के लिए तो यही था ना, बादली में यहां से मेहनत करिए, जाके बादली में खट लेंगे। सरकारी नौकरी झुग्गी में, कोई सूरज पार्क में लोग खटते रहते हैं, घिसते रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर अपने चप्पलें घिसते रहते हैं। सरकारी नौकरी तो इक्का दुक्का आदमी की लगती थी। लेकिन अब स्थिति ये है, यही मोदी सरकार थी जो आई थी ये कहते हुए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। आपको पता है सरकारी नौकरी में कितने लोगों ने आवेदन किया पिछले 9 साल में? 22 करोड़ लोगों ने। और जरा सोचिए कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली होगी इन 9 सालों में। हर साल जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात करती थी, उस हिसाब से 9 साल में 18 करोड़ नौकरी मिल गई होती अगर 22 करोड़ लोगों ने लागू किया होता। कितने लोगों को मिली नौकरी? 7 लाख लोगों को, सिर्फ 7 लाख लोगों को। रेलवे में ही करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, उस पर सिर्फ 90,000 लोगों को नौकरी मिली। और ये सब जगह का हालात है। फॉर्म लेने जाते हैं यहां से सब लड़के, और हम लोग किस बात का रोना रोते हैं? यहाँ पे तमाम लोग ऐसे होंगे, हमारे ऐसे तमाम भाई साहब होंगे, अंकल आंटी होंगे, जो दोष देते हैं अपने बच्चों को कि वो मेहनत नहीं करते, वो लोग कुछ काम नहीं करते, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन जरा सोचिए, 22 करोड़ लोगों में से केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। और कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षा अच्छी पा रहे हैं? खुद सोचिए, 12वीं के बाद इस देश में केवल 12% लोग ही ऐसे होते हैं जो कॉलेज पहुंच पाता है, सिर्फ 12%। वो कौन है भाई? यहां से तो कभी लोग निकलते हैं, एक आध लड़के निकल गए तो निकल गए, और ज्यादातर जाएगा पे तो ITI जाएगा, पॉलिटेक्निक जाएगा, ओपन में जाएगा। यहां पे जितने भी नौजवान होंगे वो जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 से ज्यादा कॉलेज है। यही दिल्ली का जो विश्वविद्यालय है, दिल्ली के अंदर एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी है, दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, अंबेडकर विश्वविद्यालय भी है। लेकिन हमारे बच्चे वहां नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वहां किसके बच्चे आजकल पहुंच रहे? पहले तो अगर आप इसमें ही पहले हम पिछड़ जाते हैं कि हम लोगों को जो शिक्षा मिलती है, इन झुग्गियों में रहते हुए हम लोगों को जो शिक्षा हासिल होती है, इन स्कूलों में
जहाँ गड्ढे वाले स्कूल हैं, पट्टे वाले स्कूल हैं, जहाँ एक मास्टर आता है 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां पर हम बमुश्किल अगर स्कूल में पहुंच भी जाएं और स्कूल में जाके पढ़ाई भी कर लें तो कॉलेज में तो बमुश्किल ही पहुंच पाएंगे। और अब तो हालात ये है कि कॉलेजों की फीस, जो सरकारी कॉलेज है उसी की फीस साल की लाख से ऊपर जा रही है। और आने वाले समय में कर ही रहे हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में मोदी सरकार द्वारा, उसका मतलब ही यह है कि कॉलेज को, यही जो इधर बगल में एक शॉपिंग मॉल है भाजपा वाले नेता का, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उस पर भगवान झंडे बड़े बड़े लगे हुए हैं, वही सारे कॉलेजों को शॉपिंग मॉल बना दो। औकात है तो खरीद लो डिग्री, बीए चाहिए, जेब में पैसा हो तो लो, वरना जाके बादली औद्योगिक क्षेत्र में काम करो, रेडी खोमचा लगाओ। औकात यही है तुम्हारी। ये हमारी औकात अब पैसे से देख के तय कर रहे हैं। और ऐसा, और ये एक इस तरह से शिक्षा पर, रोजगार पर ये सब चल रहा है। और ऐसा नहीं है हम लोग इससे जूझते नहीं है, हम लोगों को इससे असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है। हम लोग रोज रोज तंग होते हैं, लेकिन इस सारी चीज के ऊपर जब भी हम लोग कोई सवाल खड़ा करने जाए या सारी चीज करने जाए, हम लोगों के सामने कौन से मुद्दे उठा दिए जाते हैं। रोज रोज जो आजकल फोन आ गया है, तो लोग रोज फोन में देखते रहते हैं बैठकर। फोन में बताया जाता है कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है, फोन में बताया जाता है कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, दलित दुश्मन है, स्त्रियां दुश्मन है। पिछले आप जरा उठाकर देखिए, जितनी नफरत पिछले 9 साल में फैलाई गई है अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए। आपकी जिंदगी का मसला आपका धर्म बन गया है, आपकी जिंदगी का मसला आपका मंदिर बन गया है। लेकिन जरा सोचिए, हम लोग तो यही, सब लोग अपने घरों में पूजा करते थे, सब लोग अपना कर लेते थे, लेकिन अब ये धर्म को सार्वजनिक मसला बनाकर हमारी रोजी रोटी, ये मसले गायब कर दिए गए। ये क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है कि ताकि आपका ध्यान भटकता रहे। आप जब भी खड़े हो के क्यों परेशानी है, क्या कारण है इन सारी चीजों का, तो हमेशा आपके कारण में आता कि शायद ये दूसरा जो धर्म है यही कारण है। ये जो जात में बटे हुई है इतने सारे, उसमें के दूसरी जात वाले जिम्मेदार हैं, औरतें जिम्मेदार हैं, हर एक चीज के लिए। जो इस समय ये जो भाजपा सरकार और आरएसएस जो पूरा फैलाने में लगे हुए और जो इसका गोदी मीडिया फैलाने में लगा हुआ है, वो यही फैला रहा है कि आपका दुश्मन अपने ही लोग हैं। मेहनत कर जनता, यही सूरज पार्क में हम सब लोग रहते हैं, एक ही फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, एक ही साथ जाके रेडी खोमचा लगाते हैं, फल बेचते हैं, जाकर मेट्रो में काम करते हैं, जगह जगह काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप राशन लेने जाते हैं तो क्या राशन वाला हिंदू या मुसलमान होने की वजह से रेट कम कर देता है? क्या फैक्ट्री का मालिक आपको जो जाकर खुद भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाएगा, लेकिन किसी हिंदू भाई को उसने नौकरी पे पैसा ज्यादा दिया? इस देश में इस समय 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और जानिए बहुसंख्या हिंदुओं की है। इस देश में रोज 6000 बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं, और ये यही इन्हीं गलियों के बच्चे होते हैं। और ये बच्चों का जब भूख आती है, जब भूखमरी आती है, तो वो धर्म और जात नहीं पूछती, वो पूछती है गरीबी। मजदूरी जो करता है वही मरता है। और यही इसी बात को लेकर के आप इस पर सवाल ना उठाएं, आपको बांट दिया जाता है। क्यों ये किया जा रहा है? जरा सोचिए, अभी ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उस पर चुपाई मार दिया पूरा मीडिया ने। आपको पता होगा, अडानी के नाम सबने सुना होगा, सभी लोगों ने कुछ कुछ पैसा LIC में जमा किया होगा, कहीं कहीं जमा किया होगा, और बहुत सारे लोग तो यहाँ से कई कई पैसा लगाते भी रहते हैं। तो अडानी का जो पूरा, आपको पता होगा कि भाई उसकी संपत्ति अचानक से नीचे गिर गई, उसके बड़े बड़े शेयर लुढ़क गए। उसने एक कंपनी खोली, उसमें कुछ पैसा लगाया,
और ऐसा किया कि 100 रुपए को उसने 25 बार दिखाया कि उसके पास 2500 रुपए, असल में था 100 ही रुपए। वो अलग अलग कंपनियों से घुमा के कई बार दिखाया और सरकार ने इसको होने दिया। और इसके नाते उसने अपना पहचान स्थापित की और बड़े बड़े निवेश लिए। और यहां तक कि भारत सरकार ने अपने ऐसे LIC जिसमें गरीबों का पैसा जमा होता है, उससे भी जमकर उसमें पैसा दिया और वो सारा पैसा अब डूब गया। और वो पैसा किसका डूबा है? गरीबों का पैसा डूब रहा है, उनके सिर पे पड़ेगा भी। अभी देखिए सर पे पड़ना है वो सारा हमारे ऊपर ही। ये जो भयानक घोटाला हुआ, लेकिन इस पर पूरी चुपाई है, पूरी चुपाई है। अडानी के नाम पर सब लोग जानते थे, यहाँ गली गली में हम लोग यहाँ घूमे हैं, लोग कर रहे थे कि अडानी वाला तो डूब गया मामला, यार क्या होगा। लेकिन अचानक से मीडिया में पूरा गायब, चुप। क्यों? क्योंकि मीडिया को पैसा कौन देता है? अडानी, अंबानी। सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ईडी छापा क्यों नहीं मार रही है? CBI छापा क्यों नहीं मार रही है? क्योंकि ये जो भारत की सरकार है, भाजपा सरकार है, इसको 2022-23 में ही अकेले बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा 660 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, कारपोरेट घरानों से अकेले। ये एक रिपोर्ट है जो अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नौजवान जो भी होगा वो खुद फोन निकाले और चेक करे। ADR की एक रिपोर्ट, कितना पैसा मिला। कांग्रेस को भी दिया इन्होंने, जो बड़े बड़े ये अमीर जाते हैं, कांग्रेस को भी इन्होंने पैसा दिया। वो दिया 95 करोड़ रुपए, यानी कि वो सबको देते हैं। बसपा को भी दे देते हैं, इधर सपा को भी दे देते हैं, इधर AIDMK को भी दे देते हैं, अकाली दल को भी दे देते हैं, सबको पैसा देते हैं जिससे कि सब चुप रहे। और हमारे ये जो साफ सुथरा महोदय केजरीवाल को भी मिलता है उससे पैसा। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन इनमें सबसे बड़े चोर और सबसे ज्यादा खतरनाक इस समय जो दुश्मन है वो भाजपा। और ये जो RSS जो कर रहा है, ये जानिए, ये पहचानिए, अपने असल चीजों को समझिए। सच को सामने लाना होता है अपने आप। लोगों को कई बार हम लोगों के सामने जो चीजें घटित होती रहती है हमको नहीं पता चलता है, हमें अपनी गरीबी के कारण नहीं समझ में आते। जरा सोचिए, इन सारी चीजों के तार को जोड़कर समझिए। इसी बात को लेकर हम लोग आज आए हैं कि ये जो आज जो बैठी हुई हुक्मरान है, ये जो मोदी सरकार बैठी है, जो योगी सरकार बैठी है, हम लोगों को बांटती है। कभी गौ रक्षा के नाम पर कहती है कि गौ माता को बचाना है, और इन्हीं के मंत्री नागालैंड में, सिक्किम में बोलते हैं। अभी देखिए, कोई खुद खोलिए, फोन खोल कर देखिए और देखिए भाजपा के मंत्रियों का बयान सुनिए। जो भाजपा का भी मंत्री है, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार, क्या कहता है गौ मांस के बारे में। वो बोलता है कि ये संस्कृति है वहां पर खाने की, ये वहां पर बोलते हैं कि ये खाने की संस्कृति है, और यहाँ पर दलितों और मुसलमानों का खून बहता है उसके नाम पर। तो ये जो दोगलापन है, इनको ना गाय से मतलब है। जो यहाँ पर तमाम लोग गाय को रोज रोटी देते हैं और उसको देते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लोगों को बांटना है। इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको धर्म के नाम पर झगड़ा करवाना है, लोगों को असल मसलों पर एकजुट होने से रोक देना है। और इसी बात को लेकर ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाली जा रही है कि इन मुद्दों पर छोड़ना नहीं है। और जो भगत सिंह ने कहा था, अगर कोई सरकार उसके नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, रोजगार न दे सके, उसको बुनियादी सुविधाएं न दे सके, तो यह उस देश के नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि उस सरकार को पलट दे। और यही आह्वान लेकर हम लोग आए हैं कि आज कुछ तीखे सवाल पूछने होंगे। और ये जन अधिकार यात्रा एक लंबा अभियान, एक ऐसा पड़ाव है, उसके तहत हम लोग ये शुरुआत करते आए हैं कि आइए मिलिए, लड़ते हैं एक लंबी लड़ाई की शुरुआत। हमारी मांग, पहली मांग, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित हो। देश के हर काम करने लायक व्यक्ति को, हर नागरिक को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। रोजगार की गारंटी
हम लोग उड़ान करने लायक हैं। ये सरकार निकम्मी है। कोई भी आदमी पैदा होता है तो वो अकेले नहीं, वो अपने दो हाथ लेकर पैदा होता है। और हम लोगों ने इस दुनिया को बनाया है, चलाया है, सब कुछ पैदा किया है, हम लोग चलाते हैं। हम लोग निकम्मे नहीं हैं। हर किसी को रोजगार की गारंटी मिले, और अगर रोजगार नहीं देते हैं तो 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। और कोई कहे कि यार इतना कैसे दिया जाएगा? आपको पता है कि टाटा का जब प्लांट लगता है, एकड़ों जमीन 10 रुपए एकड़ के हिसाब से दी जाती है, बिजली मुफ्त दी जाती है। इसी बार के बजट में 80% लाखों करोड़ रुपए कारपोरेट घरानों का जो उनका बेल आउट पैकेज देने में, यानी कि उनका जो उनके सर पर बड़ा पैसा है वो सब माफ कर दिया गया। अकेले इस समय अडानी जितना घोटाला किया है उसी का पैसा अगर जनता के बीच में आ जाएगा, सबको आसानी से बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। ये हम लोगों के दिमाग में ऐसे भर दिया जाता है ना कि गरीब आदमी को कैसे मिल पाएगा। रोजगार गारंटी मांग रहे, क्या बात कर रहे हैं? समझिए, इस कारण को समझिए। जो इतने अय्याशी के मिनारे खड़ी हुई है, ये हमारी मेहनत के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग आ रहे हैं। दूसरा, सबको निशुल्क और एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। वो यूजी से वो एलकेजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक, यानी कि चाहे भाई उच्च शिक्षा हो, चाहे बिल्कुल स्कूल का प्राइमरी शिक्षा हो, पूरी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चिकित्सा की सुविधा पूरा सरकार को होना चाहिए। ये जो लोग आकर हम लोगों को खैरात बांट कर दिखाते हैं कि ये आयुष्मान नीति लागू कर दी है और सरकार प्रधानमंत्री के आयुष वाले से जाकर सस्ती दवाइयां ले लेगी। हक है हमारा कि दवाई हमको मिलनी चाहिए। ये हक है हमारा कि हमें चिकित्सा सही मिलनी चाहिए। ये हक है हमारा कि हम लोगों को सरकार बीमा कराए। एक नागरिक का बीमा होना चाहिए। यह हमारा हक है, यह खैरात नहीं है। हम लोग ये मांग करते हैं कि ये जो सरकार जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक आधार पर बांट रही है, एक सच्चा सेक्युलर राज्य कायम होना चाहिए। और किसी भी नेता मंत्री पर किसी धर्म या जात के नाम पर वोट मांगने पर सीधे जेल में डालना चाहिए। सीधे जेल में डालो जो धर्म के नाम पर वोट मांगता है। धर्म सबका निजी मसला है। लोग क्या इबादत करते हैं, क्या पूजा करते हैं, वो अपना मसला है और सदियों से लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन लोग जो साथ में रहते थे, करते आ रहे थे, लेकिन अब अचानक से इसकी ऐसी लपटें पैदा हुई हैं, इसने आग लगाकर लोगों के बीच में पिछले 2014 से लेकर जो अब तक स्थिति है कि अब ये हर एक चीज में बात होती है। लोगों के कपड़ों में, लोगों के खान पान में अब लोगों का इसको मसला बना दिया जाता है और आप भूल जाइए कि आपको नौकरी